जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसे कि हमारा जियोग्राफी का चैप्टर चल रहा था, अध्याय नंबर 3 मानव विकास, वो हमने अध्याय जो है कंप्लीट कर लिया था। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी पुस्तक जो चल रही है जियोग्राफी की क्लास 12 की जो है बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की, उसके हमने 3 अध्याय जो है कंप्लीट कर लिए। हमने अध्याय नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया और अध्याय नंबर जो 3 है वो कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय की बात नहीं की। आज हम लोग 4 नंबर अध्याय करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है 1 नंबर अध्याय की भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज एक नया चैप्टर, एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर हमारा जो 4 है, प्राथमिक क्रियाएं नाम से हमारा जो है अध्याय है। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव के द्वारा क्रियाएं कितने प्रकार की जाती है, या क्रियाएं होती क्या है, या आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हर प्रकार की क्रियाएं क्या होती है। देखिए, ये जो हमारा हम अध्याय या हम जो कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं क्रियाएं नाम से, इसके अंदर क्या होगा, मानव जो है वो 5 प्रकार की क्रियाएं करेगा। पहले हम उन 5 प्रकार की क्रियाओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं आपके, जैसे 4 नंबर अध्याय में आपके प्राथमिक क्रिया दिया हुआ है, द्वितीय क्रिया दिया हुआ है, आगे वाले अध्याय में आपके तृतीय क्रिया, इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। लेकिन हम लोग पहले जो है इसी चैप्टर में थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक, बड़ा बड़ा हम समझ लेंगे कि एक बार क्रियाएं होती कितने प्रकार की है, या मानव जो क्रियाएं करता कितने प्रकार की है। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे चैप्टर चलते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लेवल से अपना जो है कंसेप्ट जो है पूरा करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में आज एक नया चैप्टर, प्राथमिक क्रियाएं नाम से हमारा जो अध्याय दे रखा है, अध्याय नंबर 4 जियोग्राफी का। समझने का प्रयत्न कीजिए कि पहली बात तो ये समझनी है आपको कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जिससे मनुष्य को क्या प्राप्त होती हो, आय। यानी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, वह क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था शब्द से आर्थिक शब्द बना है। तो आर्थिक मतलब रुपया पैसा, यूं समझ सकते हो, अर्थ यानी कि रुपया पैसा, कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा मानव को क्या मिले, आय मिले, इनकम मिले, वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? आपकी आर्थिक क्रियाएं। ये परिभाषा भी आप ध्यान में रखना, आपसे पूछी जा सकती है कि आर्थिक क्रियाएं की परिभाषा क्या है। तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनसे मनुष्य को क्या प्राप्त होती हो, आय, क्या कहलाएगी? आपकी आर्थिक क्रियाएं। अब ये आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि एक आदि मानव था, जब मानव का जन्म हुआ था, या मानव का जब उद्भव हुआ था, तो उस टाइम मानव क्या है, ओनली एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, या यूं कहें कि जंगलों के अंदर रहता था, छाल के वस्त्र धारण करता था और मांस मीट पर इस पर जीवन यापन करता था। पेड़ों से उसने कंदमूल उठा लिए, फल फ्रूट खा लिए, या इस प्रकार से। इससे ज़्यादा जो है मानव को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था उस टाइम में। जब मानव, आज से जब बात करें मानव की उद्भव की टाइम की बात करें, तो उस टाइम मानव को जो कुछ नहीं पता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता गया, मानव का विकास होता गया, यानी मानव अपना विकास करता गया, जैसे जैसे उसका शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, उसने इधर उधर से नॉलेज धारण किया, उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता गया, वो अपनी क्रियाओं में सुधार करता गया। यूँ नहीं कि बस उसने, जैसे आपको स्क्रीन पर कुछ, इस बोर्ड पर कुछ आपको इमेजेस चलती दिख रही होगी, ये इन इमेजों के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सर मनुष्य जो है पहले किस प्रकार के वस्त्र धारण करता था। ये देखो, छाल के वस्त्र धारण किए दिख रहे हैं ना इसके अंदर। और उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि मनुष्य जो है किस प्रकार से आखेट करता था, या पेड़ पौधों पर रहता था, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ये सब कुछ था बस मानव के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या करता गया, मानव का जैसे विकास होता गया, मानव को जैसे ज्ञान होता गया, ज्ञान उसका बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी क्रियाएं भी जो है बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया क्रियाओं के अंदर। और वो क्रियाएं जो है 5 प्रकार की आज तक क्रियाएं बन चुकी है कि मानव जो आज तक 5 प्रकार की क्रियाएं करता है। अब हम लोग समझते हैं एक एक को। आपका 1 नंबर है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब वे क्रियाएं जिनसे मानव जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। ऐसी क्रियाएं जिनसे मानव क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप का अर्थ होता है सीधे रूप से, सीधा ही, यानी कि एकदम सीधा ही मानव जो है वो किस पर निर्भर रहता है? पर्यावरण पर निर्भर रहता है। पर्यावरण पर निर्भर रहेगा, उससे लेना देना नहीं है। जैसे उस आदि मानव की बात करें, वो ओनली पर्यावरण पर निर्भर रहता था, जंगलों में रहता था, जंगल पर निर्भर रहता था, पर्यावरण पर निर्भर रहता था। इससे ज़्यादा उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कुछ नहीं पता होता था।
तो उन क्रियाओं की बात हो रही है जिसके अंदर मानव क्या करता है, सीधा ही प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। अब जैसे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने, जैसे एक नंबर पर लिखा है आखेट। आखेट यानी कि शिकार करना। भोजन संग्रहण यानी कि मानव क्या करता था, भोजन का संग्रह करता था पहले, कि यूं नहीं है कि आज के टाइम हम तो क्या करते हैं भाई, जैसे सवेरे जितना खाना खाना उतना बनाया, शाम को जितना खाना उतना बनाया, इस प्रकार से नहीं होता था। मानव पहले क्या करता था, शिकार करता था, आखेट करता था। अब यूँ आज के टाइम तो है नहीं भी, सब कुछ जैसे गैस चूल्हा वगैरह है, इस प्रकार अग्नि वगैरह है, ये सब कुछ इस प्रकार का पहले था नहीं। मानव को इतना नॉलेज ही नहीं था जब मानव का उद्भव हुआ था। तो अग्नि का आविष्कार भी बाद में हुआ था, या अग्नि की खोज भी बाद में की गई थी। तो उससे पहले की बात हो रही है कि जब मानव को कुछ नहीं नॉलेज था, तब मानव क्या करता था, ओनली आखेट करता था, शिकार करता था। और शिकार कर लेता था, कई बार यूँ होता था कि उसको जानवर जो है आखेट के दौरान जो जानवर बड़ा मिल जाता था, तो क्या करता था, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको खा लेता था, बाकी बचे को संभाल कर रखता था कि दूसरे दिन हो सकता है हमें शिकार मिले या ना मिले, हमें कोई जानवर जो शिकार करने के लिए मिले ना मिले, तो दूसरे दिन भी यूं ना हो कि मेरे को भूखा सोना पड़े। तो उसके लिए वो भोजन का संग्रहण करता था। आजकल हम लोग भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन पहले करते थे। उसके बाद में 3 नंबर, ये सारी की सारी जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे के सारे जो एग्जांपल है प्राथमिक क्रियाओं में आएंगे, यानी कि इन क्रियाओं के अंदर मानव जो सीधा पर्यावरण पर निर्भर किस प्रकार था। अब ये देखो, मानव पर्यावरण पर निर्भर है, आखेट यानी शिकार कर रहा है, पर्यावरण पर निर्भर है, भोजन संग्रहण कर रहा है, पशुचारण कर रहा है, पशुओं को चराने का काम करता था, मछली पकड़ने का काम करता है, अभी भी करते हैं हम लोग, पशुचारण अभी भी करते हैं हम लोग, भोजन संग्रहण अभी भी कुछ इलाकों में, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आज भी भोजन संग्रहण किया जाता है। तो ये सारे काम जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जहाँ के लोग ये सारे काम करते हैं, वो सारे के सारे कार्य जो है, वो सारे के सारे क्रियाएं जो है, वो आपकी कौन सी क्रियाएं कहलाएगी, प्राथमिक क्रिया कहलाएंगी। आज भी आप लोग कुछ बांसवाड़ा की साइड की अगर इधर बात करें, तो इधर आज भी आदिवासी लोग रहते हैं। तो इधर क्या है कि आज भी लोग आखेट करते हैं, आज भी लोग भोजन संग्रहण करते हैं, और आज भी लोग उधर की तो क्या बात करें, पशुचारण तो हर जगह करते हैं आजकल लोग, है ना। उसके साथ साथ में मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है, ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में किया जाता है, समुद्र तट के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो ये मछली पकड़ने का कार्य, ये पशुओं को चराने का, ये शिकार करने का, ये भोजन को संग्रहण करने का, इकट्ठा करने का कार्य जो है, ये सारे के सारी क्रियाएं जो है, ये सारे कार्य कौन से कार्य कहलाएंगे, हमारे प्राथमिक, यानी कि पर्यावरण से सीधा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। खनन करना, भूमि को खोदना, कृषि करना, यानी कि सीधा वो कृषि कर रहा है, उसको ये लेना देना नहीं है। आजकल देखो थोड़ी सी हमारी जो कृषि है वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत मानी जाती है, गिन ली जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कृषि जो करते हैं वो आधुनिक औजारों से करते हैं, और आधुनिक जो बीज वगैरह है उनका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले का जो मानव था उसको इतना कुछ नहीं नॉलेज था, उसने जितना था भी बीज वगैरह बो दिया, जितनी उपज होगी, जो बरसात होगी, सिंचाई के साधन वगैरह नहीं हुआ करते थे, वर्षा के आधार पर फसलें हुआ करती थी। तो खनन हो गया, कृषि हो गया, उसके बाद में वनों से लकड़ी काटना। तो ये वनों से लकड़ी काट कर मानव जो जीवन यापन करता था, और आज भी करते हैं कई क्षेत्रों में, वनों से लकड़ी काट करके और मार्केट में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सारे कार्य जो सीधे के सीधे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, सीधे के सीधे पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। यूँ नहीं है कि इनका कोई रूप परिवर्तन किया गया। भी भोजन का संग्रहण कर लिया, भोजन का रूप परिवर्तन कहाँ से करेंगे हम? आखेट किया, शिकार कर लिया, खा लिया, पी लिया, मस्त एकदम, मछली पकड़ ली, तो इसका रूप परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है। पशुचारण हो गया, पशुओं का चराने का कार्य किया जा रहा है, खनन हो रहा, कृषि, वनों से लकड़ी काटना, यानी कि सीधा पर्यावरण पर निर्भर रहे, उसका रूप परिवर्तन ना करें, यानी सीधा पर्यावरण पर निर्भर रह करके ही कोई कार्य किया जाए, तो वो सारी के सारे कार्य हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मानव जो पर्यावरण पर निर्भर है। शायद आपको समझ में आया होगा मानव का एक क्रियाकलाप। समझने का प्रयत्न करते हैं, द्वितीय क्रिया क्या है। द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये वाले जो सारे संसाधन होते हैं, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, खनन, कृषि वगैरह सब कुछ, इन संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। प्राथमिक क्रियाओं में तो क्या होता है कि मानव को जो पर्यावरण से, देखो मूल अंतर समझाता हूं आपको अच्छे से, कि मानव को जो पर्यावरण से जो संसाधन मिलता है, चाहे उसको कोई फल फूल मिल रहा है, चाहे उसको कोई पशु मिल रहा है यानी आखेट शिकार के रूप में, चाहे उसको किसी प्रकार का जो भी है पर्यावरण से जो भी उसको संसाधन मिल रहा है, उसका वो ज्यों का त्यों अपने जीवन में इस्तेमाल कर ले, कि यूं ना उसको रूप बदले, मतलब सीधा ही अपने जीवन में इस्तेमाल कर ले, खाने पीने के या अपने जीवन जीने के लिए, अदर किसी भी प्रकार से। जब मानव सीधा ही अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर लेता, प्रयोग कर लेता है, तो वो कार्य और वो क्रियाएं हमारी क्या कहलाती है? प्राथमिक। लेकिन जब उनका रूप परिवर्तन कर देता है मानव, उन सभी संसाधनों में रूप परिवर्तन कर दे, यानी कि थोड़ा संशोधन कर ले, तो संशोधन करने के बाद में जो भी क्रियाएं निकल कर हमारे सामने आएगी, वो सारी की सारी हमारी क्रिया क्या कहलाएगी? द्वितीय क्रिया। अब समझना, जैसे इसके में एग्जाम्पल दे रखा है,
कि हमारे विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, विनिर्माण का अर्थ होता है पहले से निर्मित वस्तु को दोबारा से निर्मित करना। विनिर्माण का अर्थ लिख लेना कि पहले से जो निर्मित वस्तु है उसमें थोड़ा संशोधन करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कोई टूथपेस्ट कंपनी है, उसने पहले से कोई टूथपेस्ट वगैरह बना रखी है, अब उसमें दोबारा से संशोधन करने का काम करिए तो वो विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। प्रसंस्करण उद्योग यानी कि कोई चीज के अंदर कोई चीज को नए तरीके से बनाने का। निर्माण उद्योग यानी कि वस्तुओं का निर्माण करना। तो ये सारे के सारे हमारे जो है, ये सारे के सारे उद्योग या ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारी कौन सी क्रियाएं कहलाएगी? हमारी द्वितीय क्रिया कहलाएगी। थोड़ा और समझने का प्रयत्न कीजिए कि मानव क्या करता है। मानव ने जैसे कृषि की, कृषि करने के बाद में अब कृषि के अंदर जरूरी थोड़ा ना बस खाने पीने का ही होगा। कृषि के अंदर हम लोग जैसे कपास वगैरह है, इसकी भी कृषि करते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे सरसों की, या मान लेते हैं जो खाद्य तेल पदार्थ की जो कृषि की जाती है, जैसे सरसों हो गया, जैसे आपका तिल हो गया, तिलहन की खेती जो होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे दलहन की कृषि होगी, जैसे आपकी दालें वगैरह होगी, मूंग वगैरह हो गया, इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी कृषि के अंदर की जाती है, लेकिन उनका बाद में कुछ रूप परिवर्तन कर दिया जाता है कि वो जो हमने कृषि की जो हमने सरसों जो है खेत से या हमारे जो जमीन है उससे जो हमने सरसों पैदा की, उस सरसों का रूप बदल दिया गया कि उसको जो है मशीनों के द्वारा क्या कर दिया गया? विनिर्मित कर दिया गया, यानी कि उसको रूप परिवर्तित कर दिया गया, उसमें से तेल निकाल लिया गया या उसमें से कुछ अदर जो है प्रोडक्ट निर्मित कर दिए गए। अब जैसे हम लोग जैसे आलू वगैरह की खेती करते हैं, तो ये हमारे आलू वगैरह की खेती करनी क्या है? हमारी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन उस आलू से हम लोग जब चिप्स वगैरह बना देते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं खाने के लिए, वो जब चिप्स वगैरह बना देते हैं तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? हमारी द्वितीय क्रिया आ जाएगी। हमने उस प्राथमिक संसाधन यानी जो प्राथमिक क्रियाओं में जो हमें संसाधन मिले उनका हमने रूप परिवर्तन कर दिया और रूप परिवर्तन करके एक नया रूप बना दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय क्रिया कहलाएगी। और वो संसाधन हमारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक संसाधन कहलाएंगे। समझ में आया होगा आपको ये 2-3 एग्जाम्पल से? तो आप भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताए वो आप भी बता सकते हो। जैसे अब एक आधा एग्जांपल और ले लें, जैसे हम लोग कपास वगैरह करते हैं, तो कपास से जैसे धागा बनाते हैं और धागे से बाद में कपड़े का निर्माण करते हैं, तो ये हम लोग उसका रूप परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये हमारी आ गई द्वितीय क्रिया, समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सर तृतीय क्रियाओं की। तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रिया भी क्या है, इनको भी समझने का प्रयत्न करते हैं पहले, और बाद में हम लोग जो हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रिया नाम से, इसको अच्छे से इसका ढंग से एकदम बढ़िया से समझने का प्रयत्न करेंगे। तृतीय क्रिया क्या होती है? तृतीय क्रिया वे होती है जो क्या करता है? मानव इसके अंदर कुछ निर्मित वगैरह नहीं करता है। मानव क्या करता है? अपना योगदान देकर के, मतलब रुपए पैसे के बदले में काम करता है। यूं समझना कि रुपए पैसे के बदले में जब मानव कार्य करता है तो वो किसके अंदर आएगा? तृतीय क्रियाओं में। अब समझने का प्रयत्न करना। जैसे सेवाएं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है सेवाएं। अब सेवाएं मतलब कैसे कि जैसे अब मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रुपए पैसे लेकर के कहीं पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक सेवा जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं रुपए पैसे के लिए, आय के लिए सेवा कर रहा हूं। यूं नहीं है कि मैं जाकर के कोई स्कूल के अंदर फ्री पढ़ा रहा हूं या कहीं पर फ्री सेवा दे रहा हूं, यूं तो नहीं है। अब जैसे एक चिकित्सक होता है, जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक वकील है, जैसे हमारा घर के अंदर नल खराब हो जाता है तो नल को ठीक करने वाला आता है, हमारे घर के अंदर लाइट खराब होगी तो लाइट को ठीक करने वाला आता है। वो सारी की सारी क्या है? सेवाएं तो है। वो सारे के सारे लोग सेवाएं कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो सेवाएं कैसी दे रहे हैं? रुपया पैसा लेकर के, आय लेकर के सेवाएं दे रहे हैं, फ्री फोकट की कोई सेवा नहीं दे रहा। तो ये सेवाएं यानी कि मानव क्या करता है? रुपए पैसे के बदले में कार्य करता है जब, तो वो हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी? हमारी तृतीय क्रियाकलाप कहलाएंगे, हमारी तृतीय क्रिया कहलाएंगी कि रुपया पैसा लेकर के, आय लेकर के, सीधा इनकम लेकर के, और उसके बदले में लोगों की समस्याओं को दूर करना। अब कहीं पर जैसे किसी घर के अंदर कोई दिक्कत आ गई, लाइट के अंदर दिक्कत आ गई, या नल खराब हो गया पानी वाला, या कहीं पर पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, किसी को ट्यूशन वगैरह करवाना है, तो ये सारे हम लोग क्या करते हैं? सेवाएं तो करते हैं। हमारे घर पर चिकित्सक आता है, डॉक्टर आता है, तो हमारे घर के अंदर जैसे कोई बीमार हो गया, हमारे घर पर आया, उसने दवा वगैरह दी, उसने व्यक्ति को ठीक किया, उसने की तो सेवा है, लेकिन उस सेवा के बदले में वो क्या कर रहा है? पैसे भी ले रहा है। तो इस प्रकार से। उसके बाद में व्यापार। अब व्यापार क्या है? यानी एक वस्तु को मानव क्या करता है? रुपए पैसे के बदले में बेच देता है दूसरे व्यक्ति को, मतलब हमारे जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना रख लेता है, चाहे वो खेती के द्वारा कोई प्रोडक्ट निर्मित किया उसने, चाहे किसी प्रकार से अपने जीवन के लिए जितना उपयोगी रख लिया, बाकी उसको लग रहा है अभी फालतू है, इसको बेच देना चाहिए, इससे मेरे को इनकम मिलेगी और जिस संसाधन की मेरे को जरूरत है मैं वो उस रुपये पैसे के बदले में ले सकता हूँ, यानी व्यापार करना। अब सुनो कि जैसे प्राथमिक क्रियाएं थी कृषि की,
इन कृषि के द्वारा ये मछली पकड़ने का कार्य, ये भोजन संग्रहण का कार्य, ये सारे के सारे जो कार्य कर रहा है, अब इसको मार्केट तक तो पहुंचाना है। इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें परिवहन की जरूरत पड़ेगी। यूँ तो नहीं है कि भी कंधे पर लाद लिया, ले चलो भी, ले चलते हैं, तो भैया महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए परिवहन की भी सुविधा चाहिए। यानी कि जो परिवहन का कार्य है, ये भी कौन सी क्रियाकलाप में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। अब देखो, जो हम लोग कई बार यूँ होता है कि हमें जैसे कोई सामान वगैरह मंगवाना होता है या फैक्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए, तो वो कच्चा माल जब लेकर आता है, वनों से लकड़ी वगैरह लेकर आता है, या कोई किसी की खेत से कोई फसल वगैरह लेकर आता है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ट्रक का, कोई ना कोई बड़े कोई साधन की जरूरत पड़ती है, बड़े कोई मशीन की जरूरत पड़ती है। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? परिवहन करवाते हैं उसका। तो ये भी क्या कर रहा है? एक सेवा दे रहा है। यानी कि वो हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें उस खेत से या हमें कच्चे माल के रूप में कोई चीज़ कहीं से दूसरे स्थान से ला करके दे रहा है। वो सेवा तो कर रहा है, लेकिन वो रुपए पैसे के बदले में कर रहा है। संचार आप लोग जानते ही हो। जैसे हम कई बार क्या होता है कि जैसे संचार के अंदर बड़ा यूँ समझना कि रुपए पैसे लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी न्यूज़ भेजना, यानी कि सूचना देना, संचार के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं कई बार हमारा क्या हो जाता है, कई बार कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है, कोई फ़ोन वगैरह में दिक्कत आ जाती है, या नेटवर्क वगैरह में दिक्कत आ जाती है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? संचार के क्षेत्र के अंदर आएगा, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुँचाने का जो कार्य किया जाता है वो संचार में। अब वो भी रुपये पैसे लेकर, आज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, आज जैसे डाक विभाग बने हुए हैं, डाकघर बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोग चिट्ठियाँ वगैरह डालते हैं कि हमारा जो संदेश है, हमारे जो डाक टिकट है वो डाल देते हैं। तो वो सारा कुछ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी एक चार्ज लगता है, एक रुपया पैसा लगता है, एक आय लगती है। तो ये सारे क्रियाकलाप जिनमें व्यक्ति क्या करता है? रुपए पैसे के बदले दूसरे व्यक्ति को सेवा देता है, वो सारी की सारी क्या आएंगे? तृतीय क्रियाकलाप आएंगे। अब समझने का प्रयत्न करते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक के अंदर क्या है? सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित। सूचना आधारित, जैसे अभी भी मैंने आपको समझाया, संचार का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये थोड़ा सा विकसित कर दिया कि जैसे हमें क्या होता है, इसके अंदर तो फेस टू फेस मिलना पड़ता है व्यक्ति को, इसमें मिलने की जरूरत नहीं होती फेस टू फेस। जैसे परिवहन कर रहा है तो वो बंदा हमारे पास में आएगा, व्यापार कर रहे हैं तो हम जाकर के उसके साथ में व्यापार करेंगे, कुछ सेवाएं दे रहे हैं तो डॉक्टर हमारे घर पर आकर हमारा इलाज करके जाएगा, या हम उसके पास में जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि फ़ोन पे उसने बता दिया भी हाँ उसकी वो नस काट दो और वो वहाँ पर उसका मतलब टांगा वगैरह लगा दो और वो ठीक हो गया, या ऐसा तो नहीं है ना। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति को सेवा देने के लिए जाना पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को सेवा देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसके घर पर या उसके सामने जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर टेक्निकल जो चीज़ें चलती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे फ़ोन वगैरह में नेटवर्क की दिक्कत आ गई, हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फ़ोन करते हैं कि सर हमारे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, हमारा नेट वगैरह सही नहीं चल रहा, या हमारी कॉल वगैरह सही नहीं लग रही, या हमारी आवाज़ कट रही है बीच में से, तो जो भी है, तो वो बंदा ऐसे थोड़ा ना भी हमारे घर पर आएगा, पहले हमारी शिकायत सुनकर आएगा, भी ला भी तेरा फ़ोन दे, मैं देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत होगी। वो हमें क्या करेगा, फ़ोन पर ही संतुष्ट कर देगा, हमें फ़ोन पर ही हमें क्या करेगा, हमारी हेल्प कर देगा फ़ोन पर ही कि सर आप इस प्रकार से करो और आपकी समस्या जो है सरल हल हो जाएगी। तो ये सूचना आधारित है, समझ में आ रहा होगा। अनुसंधान एवं विकास आधारित, अनुसंधान का मतलब होता है नई नई खोजें करना, कोई नई चीज़ की खोज करना, तो वो सारे के सारे जो कार्य हैं वो किसके अंदर आएंगे, चतुर्थक क्रियाकलापों में। बात कर लेते हैं लास्ट क्रियाकलाप की, पंचम क्रियाकलाप। ये देखो जो पंचम क्रियाकलाप है ना, ये तृतीयक और चतुर्थक से निकल कर ही पंचम क्रियाकलाप बना है। एक तो बात ये आप नोट रखना कि जो पंचम क्रियाकलाप है वो किससे निकल कर बना हुआ है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप से बना हुआ है। अब ये बना हुआ कैसे कि इसमें विशेषज्ञ आते हैं। विशेषज्ञ मतलब जो कोई चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि वो डॉक्टर तो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, अभी वो तो कान का स्पेशलिस्ट है, या वो रीढ़ की हड्डी का स्पेशलिस्ट है, इस प्रकार से। यानी कि इसमें विशेषज्ञ होते हैं कोई नहीं कोई क्षेत्र के, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो शिक्षक है, कि वो तो भाई मैथ का एक स्पेशलिस्ट टीचर है, वो एक जियोग्राफी का स्पेशलिस्ट टीचर है, इस प्रकार से। तो ये विशेषज्ञ होते हैं। इसमें निर्णयकर्ता कि यानी कि बड़े बड़े निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, ये ऐसे निकल करके आते हैं, सेवा देने का काम कर रहे हैं। ये भी एक सेवा ही देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कार्य करने का जो क्षेत्र है वो थोड़ा उच्च होता है, हाई क्वालिटी का माना जाता है। और इनका जो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है इनका थोड़ा लो क्वालिटी का माना जाता है। इनका क्षेत्र जो है निर्णय करता है, यानी कि बड़े बड़े निर्णय लेने का काम करते हैं, देश के लिए निर्णय लेते हैं, राज्य के लिए, तहसील के लिए, गांव के लिए निर्णय लेते हैं। तो ये सारे लोग इसके अंदर आएंगे निर्णयकर्ता वाले। जैसे एक गांव के अंदर एक सरपंच होता है, एक तहसील पर एक तहसीलदार होता है, एक जिले के अंदर एक जिला कलेक्टर होता है, वो निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो ये सारे लोग जो तहसीलदार हो गया, जिला कलेक्टर हो गया, गाँव का सरपंच हो गया, राज्य के अंदर जैसे मंत्री वगैरह हो गया, मुख्यमंत्री वगैरह हो गए, इस प्रकार से ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर गिने जाएंगे, पंचम क्रियाकलाप में गिने जाएंगे। भाई यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद में परामर्शदाता।
परामर्शदाता मतलब परामर्श देने का काम करना। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, आप लोग ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ये तो देखते होंगे कि सर कई बार हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं, मतलब यूट्यूब पर मनोरंजन के लिए, तो उस टाइम हम लोग हमारे सामने कई बार यूट्यूब पर या अदर कोई रील्स वगैरह आती है, उसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है आगे उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो एक अच्छी सी एक सीख दे रहा है लोगों को, यानी कि एक अच्छी सी सीख दे रहा है, कोई एक उसको मोटिवेशन कहानी सुनाएगा पहले लोगों को और फिर ये बोलेगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, यानी कि ये करें। परामर्श देने का जो कार्य करते हैं वो लोग भी इसके अंदर ही आएंगे, पंचम क्रियाकलाप में आएंगे। और उसके बाद में नीति निर्धारक, यानी कि ऐसे लोग जो नीतियों का निर्माण करते हैं। अब नीतियों का निर्माण जैसे कानून वगैरह बनाने का कार्य करते हैं कि भाई आज के बाद में देश के अंदर ये होगा, आज के बाद में राज्य के अंदर होगा, उस गाँव के अंदर, उस जिले में, उस तहसील में ये होना चाहिए, इस प्रकार से बड़ी बड़ी नीतियाँ जो बनाने का कार्य करते हैं वे लोग सारे के सारे किसमें आएंगे, पंचम क्रियाकलाप में। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, मानव के द्वारा किए जाने वाले 5 क्रियाकलाप क्या हैं और किस प्रकार से उनको बांटा गया है। अच्छे से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब हम लोग हमारा चैप्टर शुरू करते हैं प्राथमिक क्रियाओं नाम से और इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए चलिए अभी अपने समझने का प्रयत्न करते हैं प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, छोटी छोटी बातें, और फिर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं, पहले तो उन कारकों को पढ़ लेते हैं। देखिए आपको मैंने मानव विकास जो चैप्टर पढ़ाया था, अध्याय नंबर 3 पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि मानव का जो विकास होता है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर भी हमने भौतिक कारक और वो कारक देखे थे। उसी प्रकार हम लोग जो है कि मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है उसके लिए कारक कितने प्रकार के हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाएं जो है या आर्थिक क्रियाएं जो है या प्राथमिक क्रियाएं हैं उनको निर्धारित करने वाले 2 प्रकार के कारक माने गए हैं। एक तो कारक कौन सा है, भौतिक कारक, और दूसरा कारक कौन सा है, सामाजिक कारक। एक हमारा कारक माना गया भौतिक कारक और दूसरा हमारा कारक माना गया सामाजिक कारक। समझने का कार्य करते हैं भौतिक कारक किससे। भौतिक कारक मतलब जो भूमि से जुड़े हुए हैं, कि एक व्यक्ति जब आर्थिक क्रियाएं करेगा या जो प्राथमिक क्रियाएं करेगा तो प्राथमिक क्रियाएं कब कर पाता है। देखो प्राथमिक क्रिया के बारे में आप जानते हो कि प्राथमिक क्रिया कौन सी, जैसे कृषि करना, जैसे वनों से लकड़ी काटना, जैसे मछली पालन करना, जैसे आखेट करना, शिकार करना। अब आप सोचो कि सर इन सब को करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का वातावरण चाहिए। कृषि करनी है तो उसको भूमि चाहिए, भी वो भी उपजाऊ भूमि चाहिए। आखेट करना है, शिकार करना है तो उसके लिए उसको जंतुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि करनी है तो उसके लिए उसको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। आखेट शिकार करना है उसके लिए उसको जंतुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो शिकार करेगा ना, और शिकार करेगा तभी प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। भूमि की जरूरत पड़ेगी कृषि करने के लिए, उसके साथ साथ में वो भूमि होनी कैसी चाहिए, उपजाऊपन, यानी कि उस मिट्टी में क्या होना चाहिए, उपजाऊपन होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। जल की भी आवश्यकता पड़ेगी तभी जाकर कृषि कर पाएगा ना। अब सीधा ऐसे थोड़ा ना बीज बो दिया और ठीक है भी हाँ फसल पैदा हो गई, ऐसे तो होगा नहीं। उसके लिए हमें क्या पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अवस्थिति की अवस्थिति होनी चाहिए, यानी कि जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसी तो नहीं कि उबड़ खाबड़ तो नहीं है। जलवायु कि उस कृषि के लिए या वहाँ पर जो मानव रह रहा है, यानी कि जो कृषि कर रहा है या जंगलों से पेड़ पौधों को काट रहा है या इस प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या जलवायु अनुकूल है वहाँ पर रहने के लिए। हमने ये जलवायु के बारे में अच्छे से बात अपने अध्याय नंबर 2 में पढ़ चुके थे हम लोग। अगर आपने नहीं देखा तो वो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जलवायु भी चाहिए एक व्यक्ति को। उसके साथ साथ में वनों से पेड़ पौधे काटने के लिए उसको वनस्पति तो चाहिए ना, तभी वो प्राथमिक क्रिया की कैटेगरी में आएगा। और उसके साथ साथ में उसे खनिज चाहिए, खनन तभी होगा ना जब उसके पास में खनिज होगा। तो यानी कि भौतिक कारक ये सारे के सारे क्या कारक का क्या है कि भूमि से जुड़े हुए हैं, यानी अवस्थिति हो गया, जल हो गया, भूमि होगी, जलवायु होगी, मिट्टी होगी, वनस्पति होगी, जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए और खनिज हो गए। यानी कि सारे के सारे कारक ऐसे कारक जो भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि भौतिक वातावरण से, बाहरी वातावरण से जुड़े हैं। कहने का मतलब जो भूमि से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारे कारक हमारे कौन से कारक कहलाएंगे, भौतिक कारक, यानी जो मानव को प्रेरित करते हैं भी हाँ यहाँ पर तेरे को सब कुछ मिलेगा प्राथमिक रूप से क्रियाएं करने के लिए, तो तू यहाँ पर आ और यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं कर। अब एक जंगल होगा तो सीधी सी बात है, हमें पता है जंगल है तो हमें पेड़ पौधे मिलेंगे, औषधियाँ भी मिलेगी, फल फ्रूट भी मिलेंगे, प्राथमिक क्रियाएं हो रही है। और पेड़ पौधे होंगे, जंगल होगा जहाँ पर, वहाँ पर आपको जीव जंतु भी मिलेंगे, आपका शिकार भी होगा। तो सारे यानी कि ये सारे के सारे कारक प्रभावित करते हैं भौतिक कारक। दूसरा कारक क्या है, सामाजिक कारक। इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। सामाजिक कारक जैसे रीति रिवाज, कि प्राथमिक क्रियाओं को करने के लिए उस व्यक्ति के पास में रीति रिवाज है कि नहीं है। रीति रिवाज का कहने का मतलब है अगर उसको नॉलेज हो जाएगा,
अगर उसके पास में कुछ रीतियां हैं, परंपराएं जो पुरानी चलती हुई आ रही है, अगर वो उन पुरानी परंपराओं को, उन पुरानी रीतियों को मान रहा है, तब तो ठीक है, वो प्राथमिक क्रियाएं कर लेगा। अगर उसके रीति रिवाज बदल रहे हैं तो वो प्राथमिक क्रियाएं नहीं करेगा। कहने का मतलब समझाता हूँ, इसको साक्षरता से जोड़कर पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो है अगर वो साक्षर नहीं है तो वो पुरानी परिपाटी से चला आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई, मान लेते हैं अगर पशुपालन का काम कर रहे हैं तो मैं भी पशुपालन का काम करने लग जाऊंगा। अगर मेरे पास में साक्षरता नहीं है, तो मेरे पास में ज्ञान नहीं है, मेरे पास में शिक्षा नहीं है, तो मैं अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ूंगा, उसी रीति को, उसी परंपरा को आगे चलाता रहूंगा, उन्हीं परंपराओं पर चलता रहूंगा, खुद भी उन्हीं रीतियों पर खुद चलता रहूंगा, उन्हीं रिवाजों को मनाता रहूंगा। भी हाँ ठीक है, भी पापा जो है, जो दादा जो है वो खेती का कार्य करते हैं, मैं भी खेती करूंगा, या पशुपालन का कार्य करते हैं, मैं भी पशुपालन करूंगा। उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे पास में क्या नहीं होगी, साक्षरता नहीं होगी। यानी कि सामाजिक कारक बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति जो है प्राथमिक क्रियाएं करेगा या नहीं करेगा। आज भाई मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डिग्रियां कर रखी है, मैंने बीएड की, एमए की, इस प्रकार की से डिग्रियां ले रखी है, तो आज मेरे को बोल दे भी जाकर के तेरे को खेती करनी है, तो मैं थोड़ी नहीं करूँगा भाई। डिग्रियां किस लिए है? मेरे पास में नॉलेज है, मैं नॉलेज के आधार पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कार्य कर सकता हूँ जिससे मेरे को इनकम मिले, अच्छी इनकम मिले। तो अगर व्यक्ति एजुकेट होगा, व्यक्ति को जब शिक्षा मिलेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, इन प्राथमिक क्रियाओं से दूर हटेगा। यानी सामाजिक कारक जो है प्रभावित करता है व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं में जाने के लिए और नहीं जाने के लिए। समझ में आ रहा होगा, तकनीकी ज्ञान। अब व्यक्ति को अगर कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो पुरानी परिपाटी पर चलता हुआ आ रहा है, तो चलता रहेगा, प्राथमिक क्रियाएं करता रहेगा। लेकिन जब उसको तकनीकी ज्ञान होने लग जाएगा, उसका माइंड कुछ डेवलपमेंट होगा, उसको पता है भी मैं कुछ नया कर सकता हूँ, कोई नई चीज़ का आविष्कार कर सकता हूँ, जब उसके पास में तकनीकी ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा, खेती थोड़ी नहीं करेगा, वो पशुपालन थोड़ी नहीं करेगा, इस प्रकार का आखेट थोड़ी नहीं करेगा, मछली थोड़ी नहीं पकड़ेगा, ये कार्य थोड़ी नहीं करेगा। जब सरकारी नीतियाँ, सबसे बड़ी बात ये, अगर सरकारी नीतियाँ अच्छी बनी हो तो व्यक्ति क्या करता है, यानी प्राथमिक क्रियाओं को छोड़ने का ही प्रयास करेगा, या प्राथमिक क्रियाओं को अगर करेगा भी तो वो द्वितीय क्रिया के रूप में करेगा। यानी कि उनको विकसित रूप से करेगा, या उनको कहें यूँ कि उनका क्या करेगा, उनका करने का तरीका सुधार देगा, ढांचा सुधार देगा। यानी जिसको बोलते हैं हम लोग सर बुनियादी ढांचा, यानी कि जो पुरानी परिपाटी चली हुई आ रही है, जो पुराना रीति रिवाज चला हुआ है, उसको बदल देगा। अगर उसके पास में अच्छा ज्ञान है, अच्छी सरकारी नीतियां हैं, साक्षरता है तो। वरना ये सारे के सारे कारक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं और उसको वहां से बाहर आने के लिए भी प्रेरित करते हैं। समझ में आया होगा। भौतिक कारक व्यक्ति को प्राथमिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा और नहीं करने के लिए प्रेरित भी करेगा, और उसी के साथ में सामाजिक कारक, अगर व्यक्ति को साक्षरता ये वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये पुरानी परंपराओं पर, पुरानी रीति रिवाजों पर, इन पर चलता रहेगा। अगर उसके पास में नए रीति रिवाज आ रहे हैं, नई परंपराएं आ रही है, साक्षरता आ रही है, नया तकनीकी ज्ञान आ रहा है, सरकारी नई नीतियाँ आ रही है अच्छी, उसके पास में अच्छा बुनियादी ढांचा उसको मिल रहा है, तो वो प्राथमिक क्रियाओं को छोड़ने का काम करेगा, यानी कि उससे दूर भागेगा। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से ही जुड़ा रहेगा। समझ में आया होगा कि कारक किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा सा एक नोट लगाकर लिख लीजिएगा आप अच्छे से, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम, यानी कि सबसे पुरानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करें तो आखेट, चित्र दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर चलता हुआ, आखेट यानी कि शिकार करना, मछली पकड़ना, दिख रहा होगा तटीय क्षेत्र का कि किस प्रकार लोग मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। भोजन संग्रहण, ये इसका भी चित्र आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा कि किस प्रकार लोग जो है भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये हमने बात की आज कुछ क्रियाओं के बारे में कि मानव कितनी प्रकार की क्रियाएं करता है, और मानव को जो है प्राथमिक क्रियाएं या अदर प्रकार की क्रियाएं जो है करने के लिए किस प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि कारक जो है किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसको प्राथमिक क्रिया में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उसको प्राथमिक क्रियाओं से बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इन कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया, क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, कुछ ये एक दो बातें हमने पढ़ ली। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही करेंगे, और कल का वीडियो थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हमारा जो ये अध्याय जो है बड़ा तो है, लेकिन कुछ 4-5 वीडियो के अंदर इसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाने का जो निरंतर मेरा प्रयास है वो यूं ही चलता रहे, इसके अंदर कोई कमी ना आए। और अगर आप अच्छे से चाहते हो तो थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।